हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज अपन बात करेंगे लवण के बारे में। अम्ल और क्षार को अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, उनके एक एक दो तीन तीन उदाहरण अपन ने देख लिए। अब उदाहरणों के बाद में कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जो अम्ल व क्षार मिलके करते हैं और उन रिएक्शंस के कंपाउंड यानी कि उत्पाद के रूप में हमें लवण और जल मिलता है। आज अपन बेसिकली लवण के ऊपर ही बात करेंगे। लवण कितने टाइप के होते हैं और उसके बाद में अपन कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे या उनसे होने वाले हमारे फायदे, दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें, और फिर इस चैप्टर को एंड कर देंगे क्योंकि ये फिनिश होने वाला है। अब आज हमारी लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, तो चलो अपन कंटिन्यू करते हैं। आज अपन देखने वाले हैं कि लवण क्या होते हैं। लवण जो होते हैं ना, लवण, ठीक है। लवण होते क्या है? लवण आमतौर पे हमें अम्ल व क्षार की अभिक्रिया कराने पे प्राप्त होता है, ठीक है। और लवण मुश्किल से 3 प्रकार का होता है। अधिकतम से अधिकतम 3 प्रकार से लवण बनाया जाता है। हम अलग अलग अम्ल व क्षार लेते हैं और उससे हमें लवण की प्राप्ति होती है। लेकिन लवण की प्राप्ति होने के लिए एक अभिक्रिया होती है, उसे कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन या यूटिलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है, एक हम अम्ल लेते हैं, एक हम क्षार लेते हैं। अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, उनकी अभिक्रिया करवाते हैं और उत्पाद के रूप में हमें लवण और जल मिलता है। इस अभिक्रिया की परिभाषा काम की है, परीक्षाओं में पूछी जाती है और उनसे बनने वाले उत्पाद हमें बहुत ही आवश्यक रूप से याद रखने हैं। और ये एक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही काम आती है। इसके बारे में देखते हैं कि उदासीनीकरण है क्या। तो लवण की ही जो डेफिनेशन है, कैसे बनता है ये, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल की प्राप्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में होता क्या है, एक तो अपन अम्ल लेंगे और एक ही अपन क्षार लेंगे। तो लेते हैं अपन अम्ल और क्षार। जैसे हमने क्या लिया, एक तो लिया हमने अम्ल और एक क्या लिया अपन ने, क्षार। जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें उत्पाद के रूप में मिलता है लवण और लवण के साथ में मिलता है हमें जल। क्या मिलता है, जल। चलो हम इसके उदाहरण लेते हैं। कोई भी 2 अम्ल और क्षार ले लो। जैसे मैंने ले लिया अम्ल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं अपन। अम्ल के रूप में मैंने लिया HCl, क्या लिया, HCl। और क्षार के रूप में मैं लेता हूं जैसे NaOH। आपको पता है NaOH का मतलब था सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों ही अभिक्रिया करेंगे क्योंकि ये दोनों अम्ल व क्षार है। आपको उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो उत्पाद के रूप में मिलेगा हमें NaCl प्लस H2O, क्योंकि बचा हुआ क्या है, OH और इधर H, तो क्या बन जाएगा, H2O, जल। इसे अपन जल बोलते हैं, ये लवण होता है, ठीक है ना। इसे अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, साल्ट। क्या बोलते हैं अपन इसको आम बोलचाल में, क्या बोलते हैं, नमक। और ये हमारा क्या है, एक लवण है, इसको लवण बोल दो। तो अभिक्रिया से हमें क्या मिला, एक लवण मिल गया और एक हमें जल मिल गया। तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आती है। बहुत जगह अम्लता बढ़ जाती है तो उसे खत्म करने के लिए हमें क्षार लाना पड़ता है कि क्षार से जब अभिक्रिया होती है तो वो लवण व जल के निर्माण कर देता है।
इस परिभाषा को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि अम्ल व क्षार जब अभिक्रियाएं करते हैं तो वह दोनों अपने अपने गुणों को खो देते हैं, मतलब अपने अपने गुणों को समाप्त कर देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। उससे अपन क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। जितनी बनाओ अभिक्रियाएं, जितनी आप परिभाषाएं बनाओगे आपके हिसाब से उतनी बन जाएगी, लेकिन अभिक्रिया एक ही है। ठीक है। अब लवण को बनाने के लिए अपन अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। कैसे? जैसे अम्ल और क्षार लिया, अभिक्रिया तो यही रहेगी। एक बार अपन ने प्रबल अम्ल ले लिया, एक बार हमने दुर्बल क्षार ले लिया, एक बार अपन ने प्रबल क्षार ले लिया, एक बार हमने दुर्बल क्षार ले लिया। इस प्रकार से अपन अम्ल व क्षार को बदलेंगे और बदलने पे हमें जो उत्पाद मिलेंगे, जो लवण मिलेगा, उसको अपन लिखेंगे कि किस प्रकार का लवण मिल रहा है। जब अम्ल ज़्यादा हाई रिएक्टिव होगा, यानी कि अम्ल प्रबल होगा, तो हमें लवण भी क्या मिल रहा होगा, प्रबल मिल रहा होगा। एक बार उसको उतार लो, उसके बाद में मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब अपन समझते हैं लवणों के प्रकार। लवण कितने प्रकार के होते हैं मैं डायरेक्ट एक ही चार्ट में समझा दूंगा आपको, कि थोड़ा रंग चेंज करते हैं इसका, बैक टिप अच्छा नहीं आ रहा है, या वही रखे। लवणों के प्रकार, जो लवण जो होते हैं, लवण आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। लवण को अपन 3 भागों में बांटते। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 प्रकार के लवण हमारे पास में मिलते हैं। पहला होता है अम्लीय लवण, दूसरा होता है क्षारीय लवण, और तीसरा होता है उदासीन लवण। नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, अम्लीय यानी जिसमें क्या होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। ऐसा लवण जो हमारे अपने पास में अम्लीय प्रकृति रखेगा। ऐसा लवण जो अपने पास में क्षारीय प्रकृति रखेगा, उसे अपन बोलेंगे क्षारीय लवण। और ऐसा लवण जो अपने पास में कोई भी प्रकृति नहीं रखेगा, सिंपल लवण बन जाएगा, उसे अपन बोलेंगे उदासीन लवण। ये तीनों ही बनते कैसे हैं? बहुत इजी इनकी प्रोसेस होती है। आपको अगर लवण अम्लों के और क्षारों के प्रकार पता होंगे तो उसको समझने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली। पहली क्या है, ये बनता कैसे? जब प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षार से क्रिया कराते या अभिक्रिया कराते, तो क्या मिलता है हमें? जैसे अपन करते हैं इसको कि प्रबल क्षार लेते हैं अपन, एक प्रबल अम्ल लेते हैं, प्रबल अम्ल ले लिया, ठीक है। अभिक्रिया करवाई, किससे करवाई अपन ने? दुर्बल क्षार से। दुर्बल क्षार से करवाई। तो मैं आगे नहीं लिख पाऊंगा कि जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा रिएक्शन में? हमें मिलेगा अम्लीय लवण, और साथ में जल तो मिलेगा ही। जल अपनी प्रकृति को नहीं बदलेगा, ठीक है ना। ये देखो अम्लीय लवण मिला हमें। क्या मिला? अम्लीय लवण। आपको देखने को मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ पर प्रबल अम्ल था और दुर्बल क्षार था। क्षार बहुत कम मात्रा में था और अम्ल बहुत ज्यादा मात्रा में था। तो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के बाद में हमें जो लवण मिला वो तो अम्लीय प्रकृति का हमें मिल गया, यानी थोड़ा खट्टा मिल गया, समझ गए ना। इसकी अभिक्रिया अपन देख सकते हैं कैसे, तो आप देखिए, जैसे मैं इसको घुमा देता हूँ, इसमें जो इसकी फ्रंट टिप है इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे क्या हो रहा होगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल काम के है। एग्जाम्पल क्या लेंगे अपन? एक प्रबल अम्ल लेते हैं। प्रबल अम्ल क्या लेते हैं अपन? HCl, ठीक है। और रिएक्शन किससे करवाएंगे उसकी? अपन मेथेनोइक अम्ल से करवाते हैं। NH4OH, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया के बाद में क्या होगा? ये जो Cl है ये इससे जुड़ जाएगा और ये जाकर के इससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अभिक्रिया आगे होगी इसकी, मैं नीचे उतार रहा हूं कि अपने पास में क्या होगा? NH4Cl, और क्या मिलेगा अपने को? H2O, ठीक है। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं इसको कि हमें क्या मिल गया? एक लवण मिल गया, मेथन क्लोराइड मिल गया हमें,
ये लवण मिल गया और हमें जल भी इसकी प्राप्ति हो गई। ये बहुत ईजी रिएक्शन है। जो लवण मिला है वो हमें किसा मिला है, अम्लीय प्रकृति का मिला है। कैसा मिला है, अम्लीय प्रकृति का। आगे देखते हैं क्षारीय के बारे में। क्षारीय लवण क्या होता है? क्षारीय लवण का मतलब होता है ऐसा लवण, क्षारीय लवण का मतलब जब क्या करेंगे, प्रबल क्षार को दुर्बल अम्ल से, दुर्बल अम्ल से क्रिया कराते हैं, क्रिया कराते हैं। अभी क्रिया लिखो, क्रिया लिखो, मैं क्रिया छोटा थोड़ा सा शॉर्ट में नहीं पा रहा हूं, ठीक है ना। कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें क्षारीय लवण की प्राप्ति होती है। कैसे होती है देखो, देखिए एक बार आपको इसमें करवाता हूं। देखिए मैं दुर्बल अम्ल ले लो एक तो अपन, या इसको मैं उल्टा ही कर देता हूं, प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल। आगे करने पे क्या मिलेगा हमें रिएक्शन में, हमें क्षारीय लवण मिलेगा और साथ में जल भी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? इसको भी अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले एग्जाम्पल क्या होगा इसका, हमें प्रबल क्षार लेना है। प्रबल क्षार क्या लेंगे, एग्जाम्पल प्रबल क्षार कौन सा अपने पास में, बहुत सारे थे आपको पता होगा, अन्य OH ले लो प्लस इसमें से क्या लेंगे अपन, प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल कौन सा लेंगे, CH3 COOH मेथनोइक अम्ल, ठीक है। आगे बढ़ाने पे क्या होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये OH जाएगा और इस H से जुड़ जाएगा, तो इधर तो बन जाएगा अपने पास में H2O, और बचे हुआ क्या बन गया अपने पास में, क्षार लवण बन जाएगा, ठीक है ना। अन्य उल्टा लिख दिया मैंने, CH3 COO अन्य ना, ये भी हमारे पास में क्या है, लवण। लेकिन लवण कौन सी प्रकृति का मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है हमें क्षारीय प्रकृति का लवण। आगे देखते हैं अपन उदासीन लवण कैसे मिलता है। उदासीन लवण हमें मिलता है प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से, प्रबल क्षार की क्रिया से मिलता है, कि क्रिया कराने पर, यानी कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की जब हम क्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा उदासीन लवण, जिसके अंदर अपन देखते हैं प्रबल अम्ल लेंगे एक तो अपन, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल ही क्षार, प्रबल ही अपन क्या लेंगे, क्षार लेंगे। अपने पास में रिएक्शन में क्या मिलेगा अपने को, आगे हमें मिलेगा उदासीन लवण। क्या मिलेगा, उदासीन लवण प्लस जल। एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने। एग्जाम्पल आपको पता होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा उसको, कि प्रबल अम्ल कौन सा होता है अपने पास में, HCl ले लो और इसमें से उठाओ NaOH, और जब ये क्रिया होती है आगे तो नीचे लिख देता हूं मैं इसके बारे में, ये H NaCl बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है ना। ये बन गया लवण। लवण कौन सा बना अपने पास में, अब उदासीन लवण बना, ठीक है ना। अब यहां तक किसी का कोई समस्या है तो वो वापस वीडियो को घुमा के देख ले, क्योंकि इतना ईजी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे हिसाब से पहले जो पढ़ाया वो भी समझ में नहीं आया होगा। ये तो बहुत ईजी है कि लवण 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। अम्लीय लवण कौन सा होता है, जब प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षार से हम क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अम्लीय लवण। जो प्रबल अम्ल लिया अपन ने HCl, और दुर्बल क्षार कौन सा लिया अपन ने, NH4OH, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। आपको दिखा होगा यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जब अपन ने HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया करवाई तो हमें क्या मिल गया, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, जो कि एक लवण है। आगे देखते हैं अपन क्षारीय लवण कैसे मिलता है। जब प्रबल क्षार को दुर्बल अम्ल से क्रिया कराते तो हमें क्या मिलता है, क्षारीय लवण मिलता है। प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल, आपको दिख रहा होगा
प्रबल क्षार ले लिया अपन ने, प्रबल क्षार क्या ले लिया अपन ने, NaOH। और दुर्बल अम्ल कौन सा ले लिया, मेथेनोइक एसिड। आपको पता होगा मेथेनोइक एसिड जो कि क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही दुर्बल होता है। ये अकेला एग्जाम्पल लिखवाया था मैंने आपको अम्ल के अंदर, मैंने कहा था यही काम आएगा। तो वापस अपन इसे कराएंगे तो इससे एक जल का टुकड़ा बाहर निकल जाएगा, जल बाहर आ गया और हमारे पास में क्या बच गया, CH3COO Na। ये भी एक प्रकार का लवण है, ठीक है ना। लवण भी कौन सा, क्षारीय प्रकृति का लवण। उदासीन लवण क्या होता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया से हमें ये मिलता है, ठीक है। प्रबल अम्ल कौन सा है, प्रबल, और प्रबल क्षार कौन सा है वो आपको पता ही है, HCl और NaOH। और इससे हमें क्या मिल गया, NaCl और H2O। यहाँ तक कोई समस्या है तो आप वापस वीडियो को देख सकते हो 2 बार, और बाकी आप उतार सकते हो, उतारो। अब अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देखेंगे जो आपके परीक्षाओं में से संबंधित सवाल उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पहला क्या है, अम्लराज। आपने सुना होगा इसका नाम, अगर आप पढ़ रहे हो तो। अम्लराज नहीं सुना तो बता रहा हूँ मैं आपको, अम्लराज क्या होता है। अम्लराज जो कि अम्लों का राजा होता है, यानी कि एक बहुत ही हाई रिएक्टिव एसिड होता है, ठीक है ना। ये आमतौर पर महंगी धातुओं को गलाने के लिए यूज़ करते हैं अपन। सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया, सुनार वगैरह जो होते हैं ना, जब गहनों को गलाते हैं, गहनों की सफाई करने के लिए इसी अम्ल का यूज़ करते हैं। इस अम्ल का निर्माण कैसे होता है, इसको निर्माण करने के लिए अपन एक विधि का उपयोग करते हैं, यानी कि अपन 3:1 का उपयोग करते हैं। मतलब कि अम्लराज का निर्माण किससे होता है, निर्माण HCl के 3 अणु, ठीक है, और HNO3 का 1 अणु को मिलाकर किया जाता है, ठीक है ना, किया जाता है। यानी कि HN हो गया, पहले HCl लिखते हैं अपन, HCl, और अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पर, HNO3। HCl का ले लिया अपन ने 3 अणु, और उसका ले लिया अपन ने 1 अणु। इस अनुपात में हम अम्लों को मिलाएंगे दोनों को, और उससे जो हमें नया अम्ल मिलेगा उसे अपन बोलेंगे अम्लराज, ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इसका प्रयोग होता है हमारे, कहाँ होता है प्रयोग, प्लेटिनियम व सोने जैसी महंगी धातुओं को लाने के लिए, सोने जैसी महंगी धातुओं को गलाने में, ठीक है। इसको उतार लो। अब अपन आगे देखते हैं, अभी अपन ने एक अभिक्रिया पढ़ी थी, उदासीनीकरण की अभिक्रिया, उसका उपयोग करेंगे। उसका उपयोग बहुत जगह पर होता है, जब हमें कोई चींटी काट लेती है या हमारी एसिडिटी होती है, इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा वो काम आता है। चींटी के काटने पे क्या होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चींटी का डंक या कुछ जंगली पौधे होते हैं, उनके डंक, उनके कांटे, उनमें क्या होते हैं, कुछ एसिड्स पाए जाते हैं। उन एसिड्स को अपन किस में लेते हैं, फार्मिक एसिड बोलते हैं, और वो उन एसिड को अपन साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। लेकिन उनके काटने से क्या होता है, वो एसिड हमारी बॉडी में छोड़ देते हैं, और फिर वो डंक लगने पे या उसके एसिड का स्रावण हमारी बॉडी में होता है, तो वो हमारी बॉडी में जलन करते हैं। उस जलन से हमें छुटकारा पाने के लिए हमें वहाँ पर क्या लाना पड़ता है, क्षार लाना पड़ता है। हम जानते हैं कि अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके क्या करते हैं, वो लवण व जल का निर्माण करते हैं, और हमें तुरंत राहत मिल जाती है, क्योंकि अम्लीय प्रकृति को वो जो डंक था, जो उसमें एसिड था, उसने वो गुण खो दिया है उसके ऊपर क्षार लगाने पर। अब देखिए, अपन देखते हैं एक और जो हमारे काम का है, डंक या
जंगली कांटे, ये क्या होते हैं? आपके जंगल में एक जलीय पौधा पाया जाता है, एक जलीय पौधे में क्या होते हैं? कांटेनुमा डंक क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जिसके डंक को स्पर्श या चुभने पर हम किसका उपयोग करते हैं? हम डाक के पौधे का उपयोग करते हैं। डाक, एक डाक आता है आपके जंगल में मिलता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, उनके पत्तों में क्षारीय प्रकृति पाई जाती है। उन पत्तों को रगड़ करके उसके ऊपर लगाने पे क्या होता है? हमें उससे राहत मिलती है। डाक के पत्तों को रगड़ कर लगाया जाता है। तो ये आपको सीधा याद रखना है, समझना है इसको। और रगड़ कर लगाया जाता है। इसको उतारो। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पौधा है इसमें कौन सा, इस डंक में यानी कि मधुमक्खी के डंक में इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? इसको बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं CH3COOH। ठीक है ना, मेथेनोइक अम्ल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपन फार्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। ये जानवरों के डंक में, जैसे चींटी, लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, या आपके उन जंगली पौधों के कांटों में पाया जाता है, जो बहुत ही क्या होते हैं आपके जहरीले होते हैं। उनके कांटों में भी ये डंक ही पाया जाता है, यही एसिड होता है। ठीक है ना, इस एसिड के चपेट में आने पर हमें बचने के लिए उस जगह पर उपयुक्त क्षार का उपयोग करना पड़ता है। उस क्षार से भी अपन इससे राहत पा सकते हैं। इसको उतार लो। अब अपन देखेंगे पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल होती क्या है, क्योंकि अपन शुरू में थोड़ा बहुत उसके बारे में देखा था, लेकिन अपन ने इतना अच्छे से उसको जाना नहीं था। अब अपन देखते हैं पीएच स्केल के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है आपका पीएच। इसको अच्छे से देखते हैं, ये होती क्या है, पीएच स्केल का मतलब क्या है। पीएच स्केल का आविष्कार कब हुआ था? 1909 में। 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है? इस पी का अर्थ, यानी कि जो पी है ना के पास में, इस पी का अर्थ होता है पुषांश। क्या होता है? पुषांश। और पुषांश का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। और पावर का मतलब हम हिंदी में क्या कहते हैं? अपन उसे शक्ति। जर्मन भाषा में पी का अर्थ पुषांश से है, और पुषांश का मतलब क्या होता है? आमतौर पर पुषांश को बोलते हैं शक्ति। जैसे लिखते, मुझे याद नहीं आ रहा है किसी की लिखते कैसे, शे बोलो से बोलो। पुषांश इसका अर्थ होता है, उसका मतलब होता है शक्ति। शक्ति मतलब पावर, एक पावर। और इसी शब्द से फिर पीएच स्केल बनाएगी। और एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ठीक है, इसको अपन नोट कैसे करते हैं? पी और ऊपर छोटा सा एच लिखते हैं। ये काम क्या आती है? पीएच क्या काम आती है?
अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार को नापने में काम आती है, को नापने या मापने का कार्य करती है। यानी कि किस वस्तु में, किस पदार्थ में क्या है क्या नहीं, अम्ल है या क्षार है, या कितना है अम्ल, अम्ल है तो अम्ल कितना है, उसकी पीएच कितनी होगी, कितना हाई है कितना लो है, तो उस चीज को ज्ञात करने के लिए अपन इस स्केल का उपयोग करते हैं। इसको आप उतारो, उसके आगे मैं आपको बताता हूं कि इसमें गुण क्या क्या होते हैं। जो अब देखो इसी में अगर आप लिखना चाहो थोड़ा बहुत तो लिख सकते हो, बहुत छोटी चीज है कि पीएच होती क्या है। पीएच को ऐसे नोट करते हैं अपन, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये इसको नोट करने का तरीका है। इसमें लॉग क्या होता है, ये मैथमेटिक्स का फंक्शन होता है लॉगरिथम, उसमें से अपन निकालना पड़ता है। ये 11th में पढ़ाया जाता है, आपके फंक्शन होता ही नहीं 10 तक तो, ठीक है ना। तो आपको सीधा याद करना है इसको, माइनस लॉग ब्रैकेट एच प्लस, ठीक है ना। इसको अपन अब आगे लेते हैं, कैसे लेंगे आगे, ये ले लिया। अब अपन देखते हैं पीएच स्केल के ऊपर क्या होता है। पीएच स्केल पर परास कितनी होती है, परास मतलब कि मापने की इकाई लंबाई कितनी होती है उसकी, तो वो होती है आपके 7 से 0 से 14 तक, 0 से 7 से नहीं, 0 से 14 के बीच। अब अपन देखते हैं कि पीएच जब क्या हो, 7 से कम हो तो क्या होगा, पदार्थ अम्लीय प्रकृति का हो। क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। समझ में आ रहा है ना। पीएच जब 7 से कम होती है तो उसे अपन बोलते हैं जो पदार्थ अपने पास में क्या है, अम्लीय प्रकृति का होगा। जब पीएच कितनी हो, पीएच जब 7 से ज्यादा हो, 7 से अधिक हो, तो पदार्थ क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। और एक और क्या बच रही है अब आपके, जब पीएच कितनी हो, पीएच जब 7 हो, कितनी 7, तब पदार्थ क्या होता है, पदार्थ होता है आपका उदासीन प्रकृति का, उदासीन प्रकृति का होता है, ठीक है। इन तीनों टॉपिक्स को आप उतार सकते हो और उसके बाद मैं आपको पीएच स्केल दिखा देता हूं इसी के ऊपर। जो आपके काम के हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। पीएच स्केल अपने पास में इसकी एक इमेज थी, मैंने इसमें सेव करी हुई थी, इसको ले लेते हैं। ज़्यादा बड़ी हो गई, कोई नहीं, छोटा कर देते हैं। ये देखो आपको दिख रही होगी, मैं हिंदी में नाम लिख दूंगा। बैटरी के अंदर, यानी कि बैटरी के अंदर आपको दिख रहा होगा बैटरी, बैटरी समझते हो ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बैटरी। तो बैटरी के अंदर कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल होता है आपको पता होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसकी पीएच कितनी होती है, लगभग 0 के आसपास, लगभग कितनी होती है, 0 होती है। स्टोमक के अंदर अपने वो कौन सा एसिड होता है, स्टोमक में होता है अपना HCl। क्या होता है, HCl। HCl के अंदर कितनी होती है आपके, वो होती है pH 1, बहुत अम्लीय। मैंने कहा था 7 से कम वाले सारे क्या होंगे, अम्लीय प्रकृति होंगे। लेमन यानी कि नींबू के अंदर, नींबू के अंदर कितनी होती है, इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना।
उसकी पीएच होती है लगभग 2 के बराबर। कितनी? 2। इसकी 1, इसकी 0। अब देखो यहाँ पर एक और विनेगर, विनेगर से अपन सिरका बोलते हैं, ठीक है ना। उसकी पीएच कितनी होती है विनेगर की? सिरका उसकी कितनी होती है? 3। और टमाटो, टमाटर होता है ना खाने का, उसकी कितनी होती है? टमाटर की होती है आपके 4। कॉफी पियोगी, कॉफी थोड़ी सी अम्लीय प्रकृति की होती है। खैर कॉफी को आपके इतने काम की नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। मिल्क देख लो, बहुत काम का है। दूध क्या होता है? हल्का सा खट्टा होता है, इसीलिए उसमें बताऊंगा क्या होता है। जो दूध क्या होता है, दूध की पीच होती है लगभग 6 के आसपास। आपके एग्जाम में आएगा तो 6 के आसपास से लिखा होगा। ऑप्शन जब आते हैं तो आपकी 4, 3, 6, 7 पॉइंट में आएंगे तो ऐसे 0.4, 0.3 पॉइंट और 0.8 ऐसे कुछ आएंगे, ठीक है ना। तो आप सीधा देख लेना 6 है तो 6 के आसपास कौन थी? तो दूध था। ऐसे आप टिक कर देना, इतना टफ नहीं पूछते आपसे, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा होगा दूध हो गया। पानी के अंदर पानी की पीएच पता है 7 होती है। कितनी? 7। जल की कितनी होती है? फिक्स 7। इससे बोलते हैं उदासीन प्रवृत्ति। ब्लड की कितनी होती है? लगभग 8। कितनी होती है? 8। खून की होती है 8। और ऐसे ही आप बेकिंग सोडा हो गया, आपका एंटी एसिड्स यानी जो आपके दवाइयाँ होती है पेट के अंदर हलचल खराब होती है तो उस समय अपन खाते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सभी क्या होते हैं अपने आप में? ये सभी अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। और अब आपके अमाइनो सॉल्यूशंस होते हैं कुछ, उनकी पीएच 11 के आसपास होती है। सोप, साबुन की कितनी होती है? साबुन की होती है लगभग 12। और ब्लीच समझ गए ना, ब्लीच की होती है 13। ब्लीच चेहरे वगैरह या किसी अच्छी चीज को साफ करने के लिए यूज करते हैं अपन। और ड्रेन क्लीनर जो बहुत ही क्या होते हैं आपके, ये यूँ समझ लो कि चिकनी सतहों को साफ करने के लिए अपन उपयोग करते हैं इसका। आपको पता होगा बाथरूम वगैरह में हार्पिक के रूप में या इनके रूप में अपन इसका उपयोग कर रहे होते हैं बहुत बार, या आपके कांच वगैरह साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी की पीएच आपको पता होनी चाहिए कितनी कितनी होती है। इसको आप देख सकते हो एक बार, आपको अगर इसको ड्रॉ करना है तो भी कर लो। मैं आपको इसके बाद में कुछ और अम्लों के बारे में लिखवा देता हूँ। कुछ परफेक्ट भी लिखा सकता हूं, जैसे आपको खून की जो होती है ना 7.4 बिल्कुल परफेक्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। और आप लिखना चाहो तो एक यही है काम की, एग्जाम में अधिकतर यही पूछते हैं कि खून की पीएच कितनी होती है ब्लड की, तो 7.4। प्रकृति पूछते हैं तो प्रकृति कैसी होती है इसकी? ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना। और तो क्या पूछते हैं आपको? ये स्टोमक वाला जरूर ज्यादा पूछते हैं। स्टोमक मतलब कि आपके स्टोमक के अंदर, यानी कि आमाशय में कौन सी होती है? आमाशय या उदर बोलते हैं इसे। इसमें जो होती है HCl, उसकी पीएच कितनी होती है? लगभग 0 बोल सकते हैं अपन, क्योंकि ये 1 और 0 के बीच में लाई करती है। लगभग बहुत कम होती है ये, अपन इसको 1 भी बोलते चलेगा, 1 से 0 के बीच में काम करती है, ठीक है ना। बहुत ही कम होती है, जो मैंने बताया है इससे बाहर तो नहीं आने वाला आपका। अब आपको कुछ पदार्थों में पाई जाने वाले विशेष अम्लों के नाम याद करने हैं। पहला क्या है आपके? पहला है आपके पास में चींटी के डंक में, चींटी के डंक, यानी जहां पर भी डंक आ गया मतलब सारे डंक आ गए उसमें, ठीक है ना। फार्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फार्मिक अम्ल, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। सेकंड क्या है आपका? सेकंड नंबर दूध में लेते हैं, जो मैंने कहा था दिखाऊंगा आपको मैं। दूध में कौन सा अम्ल होता है आपका? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। थर्ड क्या है आपका? इमली में, ये भी पूछते हैं एग्जाम में।
कौन सा होता है? टार्ट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल। सिरके में कौन सा होता है? सिरके में एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और सिरका हो गया, इमली हो गई। संतरे में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड, संतरे में सिट्रिक अम्ल। और इनको उतारो देखे। एक और वो भूल गया था मैं, जठर, एग्जाम में ही आता है जठर रस, ठीक है ना। जठर रस में कौन सी होती है आपके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे अपन बार बार बोल रहे हैं स्टोमक स्टोमक, वो वही है हाइड्रोक्लोरिक। चैप्टर फिनिश है आपका। याद करने की ट्रिक याद कर लो आप। जैसे दूध की ज्यादा पूछते हैं तो इसमें देख लेना दल, दल से याद रखना। दूध में कौन सी होती है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है ना। इमली का याद रख सकते हो आप ईट से। किससे? ईट से। इमली में क्या कौन सी होती है आपकी? टार्टरिक अम्ल। और सिट्रिक का याद रख सकते हो सी ए से। किससे? सी ए, सी ए समझते हो ना, सी ए होते हैं तो वो सी ए, सिट्रिक एसिड में एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। तो बाकी तो बहुत इजी है, याद रहेंगे आपको। 2-3 में प्रॉब्लम आती है, उनको आप याद रखने का ट्रिक यूज कर सकते हो। और इस प्रकार से आपका चैप्टर क्लोज है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन मिलेंगे वापस और इसी तरह से अपन कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स रही है इस वाले चैप्टर में, मैं आपके बहुत लंबा खींच रहा हूँ, तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज करें। और जहाँ पर भी आपको लगता है कि कुछ सुधार कर सकते हैं इसके अंदर और कुछ नया लेके आए, वो भी करेंगे। आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ, ठीक है।